गुड इवनिंग टू ऑल। समझ आ रहा है? अब साउंड जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? चलिए, एक और आप लोग के लिए जो न्यूज है निकल के आया है, ठीक है। 1 to 5 के लिए फिर से जो है सीट यहां पर दे दिया गया है, जो कि अभी TRT 2 में ही इंक्लूड हो जाएगा। ये न्यूज थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्या है कि ये न्यूज कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है उसके माध्यम से विज्ञापन 26/2023 में दिया गया है कि बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्ति पदों का जो है विज्ञापन फिर दिया गया है, और इसमें आपको 1 to 5 के टीचरों के लिए भी है, ठीक है। तो जिसमें कि सामान्य वर्ग के लिए 1088 टोटल अनारक्षित पद हैं। साथ साथ आपके उर्दू सब्जेक्ट के लिए 426 और बांग्ला के लिए 5, ठीक है। तो ये 1088 है, सॉरी, अनारक्षित सीट। और आपका जो है कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीट दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे टोटल अनुसूचित जाति महिला के लिए 3142 सीट है। तो इस तरीका से यहाँ पर सीट टोटल आपको दिया गया है। वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक बीएड को छोड़कर एवं पात्रता दक्षता संबंधित योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9-10 के लिए भी बहुत सारे सीट को इंक्लूड किया गया है। फिर आपका जो है 11-12 के भी बहुत सारे सीट जो कि फर्स्ट फेज में नहीं भरे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सीटों की संख्या अब आपका बढ़ जाएगा। 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22 के अनारक्षित श्रेणी रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो यहां पर एक में क्या है, देखिए, एक ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही दिया गया है, ठीक है। 1088 यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 जो है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि आपको बाधित, दृष्टि बाधित, अस्थि दिव्यांग, तो ये जो सारे पोस्ट 1 to 5 में अभी इंक्लूड हुए हैं वो आपके दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो जो लोग इसको देख पा रहे होंगे तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, सामान्य सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1 to 5 में सामान्य सब्जेक्ट ही होता है उसके लिए, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग जनरल के लिए 1088, और वहीं जो है जनरल कैटेगरी में फिर अनुसूचित जाति में 3142 सीट, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए। तो जिसमें सीट नहीं भरा था उसके लिए यहाँ पर जो है सीट फिर से निकाला गया है। और इतना जानिए कि आपका सिंपल 1 to 5 का भी बहुत जल्द आपको बहाली आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी 1 to 5 वाले हैं एकदम तैयारी करते रहिए जोर शोर से, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कम से कम फिर सेकेंड चांस में 50 से 60 हजार सीट के लिए बहाली आने वाला है, ठीक है, 1 to 5 के लिए। जैसा कि प्रस्तावित है कि बीपीएससी प्रत्येक वर्ष अब एग्जाम लेगी, तो हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें आपका 1 to 5 का इंक्लूड हो जाए सीट, और बहुत ज्यादा सीट खाली रहेंगे, नो डाउट। फेज 2 में जब 1 to 5 नहीं लिया जाएगा तो निश्चित रूप से आगे 1 to 5 का बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक वर्ष आपका बीपीएससी जो है टीचर का भी एग्जाम अब कंडक्ट कराएगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है।
आराम से तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। अब जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, केवल यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो अब तो आपका फिक्स हो गया कि हर एक साल होगा, तो अभी से आप तैयारी कीजिए और आने वाले समय में आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो यही था, ये आज का जो न्यूज था कि ये दिया गया है कि जो विकलांग लोग हैं, जो 1 to 5 के लिए जो पहले बार में चयन नहीं हो पाया टीआरई 1 फेज में, तो उनको तुरंत मौका दे दिया गया है टीआरई 2 में। ठीक है, तो और बाकी जैसे सब्जेक्ट है, तो टोटल अभी सेकेंड फेज में, जैसे शुरुआत में आपको मात्र सीट 100 कुछ ही कंप्यूटर विज्ञान का दिख रहा था, अब इसमें 947 सीट दिख रहा है कुल। ठीक है, तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिला है, ये 947 इधर बढ़ जाएगा और पहले से भी 100 कुछ सीट था, तो दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1000 प्लस हो जाएगा। तो ऐसे सभी विषयों में यहाँ पर सीट देखने को मिल रहा है कि बढ़ा है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी बेहतर करते रहिए और सीट की जहां तक की बात है वो इंक्लूड होते रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सीट कम नहीं है, हर एक वर्ग में आप देखिएगा सीट बहुत ज्यादा, 1055 सीट जंतु विज्ञान में है, वहीं आपका वनस्पति विज्ञान में 2069 है। ठीक है, तो ये सब पद अभी रिक्त थे जो कि जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, और हो सकता है आने वाले समय में 1 to 5 का भी बहुत एक अच्छा खासा संख्या हो सकता है। सेकेंड फेज, थर्ड फेज में आपका एग्जाम हो, टीआरई थर्ड फेज जब होगा, तो उसमें आपका 1 to 5 में सीट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और जहां भी हो जाए तब तक। ठीक है, 6 to 8 का तो टोटल आ ही गया था सीट, 1 to 5 का बढ़ा है जो दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, उसका एग्जाम अलग से होगा। और फिर आपका 9, 10, 11, 12 में भरा, जो पहले सीट खाली हुआ वो मतलब टीआरई 1 फेज में जिनका हुआ है वही सब्जेक्ट के बढ़े हैं, बाकी 6 to 8 तो टोटल अभी हुआ ही नहीं था, तो बढ़ने की कोई बात ही नहीं है 6 to 8 में। ठीक है, कम नहीं है सीट, आप इसी में कुछ लोग, मैक्सिमम लोग तो 9, 10 में भी चले जाएंगे। ठीक है, तो वही लोग हैं जो 6 to 8 में भी बैठेंगे और वही लोग हैं 9, 10, 11, 12 में भी बैठेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है 9, 10, 11, 12 होगा तो 6 to 8 खाली हो जाएगा, तो 6 to 8 पे केवल है, तो वो भी आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो 9, 10 और 11, 12 में भी जाने वाले हैं। और जो बच्चे थे अच्छे बच्चे, उनका हो गया 9, 10, 11, 12। अब जो बीएड वाले हैं जो तत्काल किए थे, जो 2019 में नहीं बैठे, तो वो लोग हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग अगर आपके 9, 10, 11, 12 में चले जाते हैं, तो 6 to 8 में स्वाभाविक है सीट खाली होगा, जो कि अगस्त में फिर जब बहाली आएगी तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा 6 to 8 वाला। लेकिन इसमें भी आपका संभावना बहुत है, सीट कम नहीं है, बहुत ज्यादा सीट है। चलिए, ये थोड़ा सा जानकारी था, मुझे लगा कि आपको दे देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सेशन की ओर। और हमने कल जो है आपको बहुत सारा जो वीडियो थे मैथ के प्रीवियस जो हमने पढ़ाया था टीआरई 1 फेज में, हिंदी के वीडियो, वो सब को कंटेंट में डालने का काम किया है। कल बहुत सारा वीडियो हमने डाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो जरूर देखिए, साथ साथ आप टेस्ट जरूर लगाइए। और ये जो घटना चक्र प्रीवियस ईयर का जो हमने दिया है, उसको फिलहाल आप लोग कम से कम 5 बार रिपीट कर लीजिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और जब आप पढ़े रहिएगा तो निश्चित रूप से आप सही बनाइएगा। ठीक है, हाँ, बीपीएससी पैटर्न में बदलाव करते रहती है। अगर पिछले बार 8 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी 8 क्वेश्चन मैथ के ही होंगे, हो सकता है रीजनिंग दे दे। तो इसीलिए आप मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन करके जाइएगा, कभी अपने हिसाब से सोच करके नहीं कि पिछले बार मैथ दिया था तो इस बार भी मैथ ही देगा। ठीक है, पैटर्न चेंज कर सकता है, और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी 6 to 8 में डाले जा सकते हैं, क्योंकि 6 to 8 का पैटर्न पूरे अच्छे तरीका से क्लियर नहीं है। हो सकता है 8 क्वेश्चन मैथ के, 8 क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए जाएंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसीलिए मैथ तो पढ़िए ही, साथ साथ रीजनिंग को भी आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना है तो कंटेंट में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, वीडियो लेक्चर सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको देखना है अच्छे से।
और जब मन करे तब पढ़िए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो आपको पता होगा, ये इतिहास में भी हमने बताया था। तो यह जो है डार्विन ने लिखा है। जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, वह डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, जो कि जैव विकासविद थे, और उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी लिखा है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लेमार्क का ही आप कह सकते हैं बुक है। ठीक, किसने लिखा है? तो डार्विन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन, आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज। मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, चयापचय। तो क्या चीज नियंत्रित होता है? तो उसमें आपका मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा नियंत्रित? कार्बोहाइड्रेट। चूंकि देखिए, जिनको भी शुगर होता है, बीमारी मधुमेह, तो उनको बोलेगा आप भोजन कम कम लीजिए या कम भोजन लीजिए। शुगर युक्त भोजन, जो भी आपका मीठा जो चीज है, अब मीठा मतलब कोई फ्रूट्स है वो नहीं, मीठा मतलब आप चीनी जो लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है वो आपको नहीं लेना है। लेकिन जहां फ्रुक्टोज होता है, सेब हुआ, अंगूर हो गया, या कोई भी फल है, उसको खूब खाइए, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं करेगा इसमें, और फायदा ही करता है। ठीक है, तो मधुमेह रोग में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि उसका पचना सही से बंद हो जाता है। ठीक है, और होता है ये इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और जब इंसुलिन कम जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट पचेगा नहीं, तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जब जाएगा, कार्बन की मात्रा ज्यादा, तो आपको परेशानी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है आपको कि मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का ही चयापचय की बात होती है, पचाने की बात होती है। ठीक है, और इसमें आपको ग्लूकोज शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि तरह तरह की समस्या आपके शरीर में लाता है। तो इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए, मधुमेह रोग में दो तीन चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको ग्लूकोज नहीं लेना है भोजन में, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, लेकिन फ्रूट्स जितना खाना है खाइए। और ये नहीं कि आप हर दिन खाते रहना है, आप उसको नियंत्रित रूप में, ठीक है, एक लिमिट वे में खाना है, तो आपको कभी किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं करेगा, जहां तक कि आपका फायदा ही करता है। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि मीठा बंद कर देता है डॉक्टर, तो आप जो है फल फ्रूट्स भी खाना बंद कर देते हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होता और नुकसान ही होगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। देखिए, एंटीबायोटिक जो आपके शरीर में जो जीवाणु है, या कह सकते हैं बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो आपके शरीर के लिए जरूरी होता है, बैक्टीरिया है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया आपके शरीर को हानि भी पहुंचाता है। तो उस स्थिति में अगर आपका शरीर, जैसे आपको फीवर आ गया या कोई कारण से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस समय आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, यानी जो आप में सूक्ष्म जीव है उसको मारने वाली दवाई। ठीक है, तो देखिए, पेनिसिलिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है, जिसको लेने से आपको, पहले जब पेनिसिलिन का जब आविष्कार हुआ था, तो चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ये खोज है पेनिसिलिन। ठीक है, जिसको कि ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में कोई भी बीमारी होता है, अभी भी आप जाइए तो आपको एंटीबायोटिक जरूर साथ में चला दिया जाता है, जो कि शरीर को तुरंत रिफॉर्म यानी आपको सही करने में मदद पहुंचाता है। तो पेनिसिलिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, सल्फाडाइजीन भी एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवाई है। पैरासीटामोल जो होता है ये भी आपका दर्द निवारक दवाई होता है, ये एंटीबायोटिक नहीं होता है। ये बुखार में, दर्द में काम आएगा पैरासीटामोल,
एस्पिरिन भी आपको दर्द में काम आएगा, दर्द निवारक दवाई है। लेकिन पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये जो दो दवाई है ये आपका क्या है, एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग आप लोग किए भी होंगे, ठीक है। मॉक्स या कह सकते हैं बहुत सारा आपका आता है ना एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन सब एक प्रकार का क्या एंटीबायोटिक ही है। चलिए, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बताने का कष्ट कर सकते हैं। सर बीपीएससी 2 में फॉर्म भरते टाइम सीटेट का मार्कशीट व्हाट्सएप से दुकान वाला ने डाल दिया है, जो कि फ्रेश नहीं दिख रहा है, सीरियल नंबर सही डाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी से आपको इतने बार मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट कि आप थक जाइएगा। अभी तक हम लोगों ने 4 बार दे दिया है, 2 बार डीबी में, 2 बार फिर नियुक्ति पत्र, फिर मांगा जाएगा, मांगते रहेगा विभाग जो है। फिर जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा हेडमास्टर को दीजिएगा, फिर जब जब आपको बीआरसी सीआरसी में मांगा जाएगा देते रहिए, कभी आपका डॉक्यूमेंट सही से जांच होगा ही नहीं, ठीक है। ये शिक्षा विभाग में शुरू से होते आया है। अभी तक हम लोगों ने, क्योंकि हम तो 10 साल से है इस फील्ड में, तो मुझे पता है कम से कम तो 50 बार जरूर डॉक्यूमेंट दिए होंगे अपना टोटल, ठीक है। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, ये सबसे आपका रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं होता है, परेशान होने की बात नहीं है। कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको बार बार मौका सुधारने का मिलते रहेगा। ये कहने के लिए आपको सही भरना चाहिए और भरना भी है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसको लेकर के मेंटली रूप से आप डिस्टर्ब मत होइए। कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम, ये क्या हो गया, ब्लंडर हो, कुछ नहीं हुआ। अभी आपका एग्जाम होना है, अभी आप एग्जाम पास कीजिए। पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लेता था? ये तो अभी इस वर्ष से स्टार्ट हुआ है आपका डॉक्यूमेंट लेने की प्रक्रिया, ठीक है। और लेने से मुझे नहीं लग रहा है कोई खास फायदा जो है अभ्यर्थियों को हो रहा है या विभाग को हो रहा है। फिर से बार बार हार्ड कॉपी लिया ही जा रहा है। डीबी के समय लिया गया, फिर आपका जब नियुक्ति पत्र दिया गया उस समय लिया गया, फिर आगे जब आप जाइएगा ज्वाइनिंग करने के लिए जो लोग वहां भी लगेगा। और सारा काम अब जो है हेडमास्टर की जिम्मेदारी दिया गया, जो स्कूल में है उसको जांच करके रखना है, फिर वो जिला को देगा, फिर डीपीओ पे अब है। तो कहाँ शिक्षा विभाग बीपीएससी के पास आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा उसको नजरअंदाज कीजिए और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कीजिए, ये सब ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट में कम मार्क्स आता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, मैं आपको खुश करने के लिए टेस्ट नहीं लेता हूं, बल्कि हमारा जो टेस्ट है, अगर आप 70 नंबर ले आते हैं 60 से 70 के बीच में, तो आप बेहतर स्टूडेंट है, इतना जान लीजिए। हमारे टेस्ट में अगर 60-65 नंबर ला रहे हैं तो आप वहां भी बेहतर ही लाइएगा। इसलिए कम आ रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वीडियो जरूर देखिए, जो भी टॉपिक आपसे नहीं बनता, जैसे मैथ नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है, तो वो सब सारा जो वीडियो है वो सब देखिए। जहां से आप कम बना पा रहे हैं, जो सेक्शन से आपका गलती ज्यादा हो जा रहा है, वो सब सेक्शन आप सुधार सकते हैं। बस ये कीजिए, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए, बस समझ के पढ़िएगा तो एग्जाम में वहां याद आ ही जाता है। समझिए, रटने का काम जो है सीटेट वाला काम मत कीजिएगा। यहाँ बीपीएससी है, पिछले बार भी मैं जब पढ़ा रहा था तो ये बात सबको बोलता था कि देखिए यहाँ पे आप रट नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। आप सोचिएगा कि 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया और रट लिए और पास कर गए, तो ये सब संभव नहीं है। हाँ, पिछले बार कुछ लोग तुक्का पे भी पास कर गए, चूंकि कट ऑफ बहुत कम चला गया, 40 नंबर चला गया महिलाओं का, इसीलिए स्टूडेंट अभ्यर्थी नहीं मिले, इसीलिए। नहीं तो जनरली ये सब संभव बीपीएससी के केस में नहीं है, ठीक है। हाँ, 105 आया है तब तो बहुत अच्छा है। आपका टेस्ट में 105 ला रहे हैं तो आप तो, मैं एकदम मेडल आपको अभी मैं दे रहा हूँ। आपका 100% होगा रिजवान आलम, 110% होगा। अगर मेरे टेस्ट में अगर आप ईमानदारी से 105 नंबर ले आए हैं, अगर आपने इधर उधर नहीं किया है ताक झाक, या फिर या दोबारा टेस्ट नहीं दिया है, फर्स्ट बार में अगर ले आए हैं तो लिख के ले लीजिए, ठीक है। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, मुझे पता है। पिछले बार भी जो लोग 50-60 लाते थे सबका रिजल्ट बन गया, ठीक है। बहुत लोग बीएड वाले थे तो अपना नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो सब अगर रहता भी तो रिजल्ट में रहता। क्योंकि हमारा जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो आप देखे होंगे कि मिक्स है, सारे तरह के क्वेश्चन उसमें मैं डालता हूं, इसीलिए रटे रटाए क्वेश्चन आप वहां पे नहीं बना पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ करेंट रहता है, कुछ रीजनिंग रहेगा, कुछ मैथ रहेगा, हर एक तरीका का नॉलेज चेक हो जाता है। और 120 में अगर आप 105 ले आते हैं
उतना तो वहां पे भी नहीं लाइएगा आप, वहां पर मैक्सिमम आप ला पाइएगा 80 नंबर तक, इतना जान लीजिए। 80 से ज्यादा आपको बीपीएससी बढ़ने नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घबराना नहीं है, फिर भी 105 ला रहे तैयारी बेहतर है जिनका भी, और 50 भी ला रहे तो वो उनकी तैयारी खराब नहीं है। इतना नहीं सोचिएगा कि कोई 105 ला रहा है 50 ला रहे तो बहुत डल स्थिति है, डल स्थिति नहीं। हाँ, डल उनका है जो 40 से कम में है, बिल्कुल डल स्थिति में है जो 40 से कम है, उनका कोई उम्मीद फिलहाल जो है, अगर ये स्थिति बना रहा तो उनका कोई उम्मीद नहीं। लेकिन 50 वाले 60% तक ले आएंगे, ये उम्मीद किया जा सकता है। तो अपना मेहनत कीजिए, जो सब्जेक्ट में कमी आता है, जब टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कौन सा सब्जेक्ट इजिली बन जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। तो उसके वीडियो पड़े हुए कंटेंट में उसका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उसको देखिए। सारा कुछ तो आपको हमने दे ही दिया है। अभी से मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं कहता हूं आप बहुत बेहतर कीजिएगा। केवल आप कंटेंट में पढ़े वीडियो और जो कंटेंट का पीडीएफ है और जो ऑब्जेक्टिव जो बोल रहा हो घटना चेक प्रीवियस, वो सब पढ़िए। निश्चित रूप से आप देखिएगा सारे क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है? आपको पता होगा जब आप कोई काम करने के लिए जाते होंगे, और खास करके जब चावल खा के जाइएगा तो आपको काम करने की इच्छा नहीं होती होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, जिस कारण से आपको आलस आने लगता है। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपका किस में रहेगा? चावल में रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप जब चावल खाते हैं तो आपको सोने की इच्छा जागृत होगी, नशा टाइप का आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है। तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका चावल में होता है। गेहूं में भी होता है, कहिएगा गेहूं में नहीं होता, नहीं होता है, इसमें भी होता है। मक्का में भी होता है, जौ में भी होता सब में है। लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता? कौन सा मुख्यतः सोर्स कौन सा है? सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, लेकिन जब मुख्यतः लगा दिया है, इसका मतलब पूछ रहा है सबसे प्रमुख सोर्स कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का। तो जो ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, मक्का, उसमें चावल आपका प्रमुख सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये सब आपको कंटेंट में भी पढ़ाया हुआ है। चलिए, और देखिए क्वेश्चन आप देखिए ना, अभी तक बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है, क्वेश्चन ज्यादा आपको घुमा नहीं रहा है, सिंपल सा आपको पूछ रहा है। बेसिक नॉलेज चेक करा, और खास करके टीचर में भी तो आपको बेसिक नॉलेज ही चेक करेगा। ठीक है, हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है डाले गए, जो कि आपके एनसीईआरटी आधारित है, तो वो आप पढ़े होंगे तो आप अंदाजा लगा के भी सही कर सकते। अब देखिए कीट संवर्धन क्या है? तो कीट मतलब तो आप जान ही रहे, कीट पतंगा ये सब जो आप लोग देखते होंगे, कीड़ा मकोड़ा जो खेत में आता है वही हो गया। संवर्धन यानी उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान है। ठीक है, खास करके कीट बहुत सारा जो खेती में क्या होता है कि फायदा कारक कीट होते हैं। फायदा कैसे होगा? जैसे केचुआ है, केचुआ एक प्रकार से कृषि का मित्र, जो किसानों का, कृषक का मित्र कहलाता है, किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह खेत में क्या करता है ना कि भुरभुरा कर देता है मिट्टी को, जिससे कि नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे के जड़ को आसानी से पहुंच जाती है, तो फसल ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसकी वृद्धि कैसे होगी, वह किस प्रकार से खेतों में फायदा कारक होगा, कैसे उसके बारे में जानकारी ले, तो वो कीट संवर्धन के तहत ही होता है। तो कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान ही क्या है? कीट संवर्धन है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आप जानते होंगे, जैसे हम हैं, आप हैं, या मानव समुदाय है, या कोई भी जीव जंतु है, तो जीन के माध्यम से ही आप देखते होंगे जो मानव का जो बच्चा होता है उसका मानव के तरह ही शरीर होता है। ठीक है, बिल्ली के बच्चे का शरीर कभी कुत्ते के बच्चे की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे अनुवांशिकता होती है, जीन होता है, जो कि संचरण होता है डीएनए आरएनए के रूप में, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही एक प्रकार का प्रोटीन का ही रूप होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और इसी को अनुवांशिकता का विचरण कहते हैं, जेनेटिक्स। जो आपके माता पिता, आप देखते होंगे कि बच्चे का जो स्वभाव है, शरीर है,
कद काठी है, लंबाई है, कलर है, बाल का रंग, आंख का रंग, ये सब उसके माता पिता पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से उसका जीन जो होता है माता पिता का उस बच्चे में जाता है। तो इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वही जेनेटिक्स कहलाता है। उसको हम लोग अनुवांशिकता और विचरण कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता, जो अनुवांशिकी गुण है जो माता पिता से संतान में आता है, उसके बारे में और किस प्रकार से जाता है। ठीक है, अब तो ऐसे ऐसे तकनीक आ गए हैं। आप देखते होंगे कि कई कलर के भिंडी मिलेगा, रेड कलर का, येलो कलर का गोभी मिलेगा, हर एक तरीका का जो है आपको मतलब कलर वाइज आप देखिएगा कि जो पहले नहीं मिलता था वो मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है? जीन चेंज कर दिया जाता है। जो जीन कारक है कलर डिपेंड उसका बदलने का, उसको व्हाइट वाले में डाल दिया तो येलो हो गया, रेड हो गया। कई बार मूली देखते होंगे, रेड मूली मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके जीन के साथ बदलाव कर रहे हैं। उसी प्रकार से कुत्ते की भी बहुत सारी नस्ल है, डॉग का, वो सब बनाया जा रहा है डीएनए आरएनए के, कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करके। तो उसमें यही सब गुण का प्रयोग करके किया जाता है। तो अनुवांशिकता और विचरण में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा जाता है। अब देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों या किरणों का प्रयोग किया जाता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। जब आप लोग या कोई भी महिला है जब जाती है तो आप सुनते होंगे, तो वहां पर अल्ट्रासाउंड का, जब भी आप जाइएगा, ठीक है, डॉक्टर की, तो सबसे पहले जो है गर्भवती महिला कहेगा अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड क्या है? पाराध्वनि तरंगे। अल्ट्रासाउंड क्या है? पाराध्वनि तरंगे, इसी को हिंदी में बोलते पाराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आप जब जाते हैं तो पाराध्वनि तरंगे जो होती है उसके माध्यम से बच्चों का जो है चित्रांकन उस मशीन में आपको दिखेगा, या जो भी वहां पे प्रिंट आउट होता है, उससे डॉक्टर स्थिति का, बच्चे की स्थिति का पता कर लेता है कि वह बच्चा ठीक है या दिक्कत में है, परेशानी में है। तो वहां पे अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है? पाराध्वनि है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, साउंड मतलब ध्वनि, अल्ट्रा परा, तो पराध्वनि तरंगों का वहां पे उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको गलत नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब कहिएगा सच्चा झूठा फल क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, जो फल कह सकते हैं कि बीजांड, जिसके बाहर, इसमें जैसे एक प्रकार सेब देखिएगा, वो क्या, बीज का अंड है, वो बीजांड उसको कहते हैं। तो वो एक प्रकार का वो सच्चा फल नहीं होता है, वो क्या है? एक झूठा फल है, कहने का अर्थ। ठीक है, तो सेब जो है आपका सच्चा फल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई फल होता है ना, उसका नीचे वाला पोर्शन जो होता है बीजांड होता है, वही है सेब। ठीक है, वो वास्तव में वो फल नहीं होता है। उसके ऊपर, सेब के ऊपर जो फूल होता है, ठीक है, फूल झड़ जाता है, सेब रह जाता है। तो ये बीजांड होता है, ये जो सच्चा फल नहीं होता है सेब, इतना जानिए आप। ठीक है, बाद बाकी इसमें जितने भी हैं, अंगूर हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, आलू बुखारा हो गया, ये सब क्या है? सच्चे फल। देखिए यहां पे लिखा हुआ, जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को औसत फल, फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब, काजू, ठीक है, और नाशपाती, ये सब क्या है? आपके औसत फल। लौंग क्या होता है? तो वो भी एक सूखा हुआ कली होता है। तो यहाँ पे क्या? शुष्क पुष्प कली। लौंग क्या है? आप देखते होंगे, लौंग की आकृति भी पुष्प के तरह इस तरीका से बना रहता है ना लौंग, ठीक है, ऊपर में ये क्या? सूखा हुआ फल है। लौंग क्या है आपका? सूखा हुआ फल होता है, सॉरी, सूखा हुआ कली होता है। पुष्प, ये कली, तना, और ये कली, तो ये सूखा हुआ क्या? पुष्प कली। यही अगर नहीं सूखेगा तो वो फूल बनता आगे, लेकिन इसको सूखा हुआ कली रहता है। वो लौंग क्या है? एक प्रकार का सूखा हुआ कली है। और यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई यह पुष्प कलिका है, जो कि पौधा में ही सूख जाता है। तो उसी से आपको लौंग, उसी को कहते हैं लौंग बन जाता है। तो एक प्रकार का क्या है? यह सूखी हुई पुष्प कली है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फिर पूछा,
56वीं 59वीं बीपीएससी में पूछा, फिर पूछा आपको 66वीं में। लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा फूल की कली। क्या होता है वो? फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अदरक में नोड और इंटरनोड, ठीक है, दोनों होते हैं, इसीलिए वह जड़ नहीं होगा। जिसमें केवल नोड होगा, ठीक है, तो वो जड़ हो जाता है। तो इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसीलिए अदरक तना होता है, जड़ नहीं होता है। नोड एवं इंटरनोड की उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण होता है। जिसमें नोड और इंटरनोड दोनों होगा वो गुण तने का होता है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जाता है अदरक तना है, ना कि जड़। ठीक है, याद रखिएगा। पादप कली, जो पौधे का जो कली है वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? तो पादप कली जो होता है एक प्रकार का भ्रूणीय टहनी होता है। किसी भी पौधे का जो कली होता है, जैसे आप गुलाब खिलता है पहले कली निकलता है, तो कली जो होता है तो एक प्रकार से आप देखिएगा कि कली ही आगे जाकर के फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वह एक प्रकार का भ्रूणीय टहनी होता है। ठीक है, एक भ्रूणीय टहनी होता है। जिस प्रकार से जीव जगत में भ्रूण का निर्माण होता है उसी प्रकार से पादप जगत में भी, ठीक है, होता है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोब एम्ब्रायोनिक सूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते, बहुत ही महत्वपूर्ण, नमक जहां पे होगा, देखिए जो आपका रेगिस्तान में होगा उसको बोलते जीरोफाइट, ठीक है, जो पानी में होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोफाइट, ठीक है, और जो नमक युक्त मिट्टी में होता है उसको हेलोफाइट कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह क्वेश्चन 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था और उससे पहले आपको 55वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया था। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हेलोफाइट कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीरोफाइट जो रेगिस्तान में उगते हैं पौधे, यानी पानी के अभाव में जो उग जाते हैं उसको जीरोफाइट, जो पानी में उगते हैं समुद्री पेड़ पौधे हाइड्रोफाइट। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, इसके बारे में आप जानते होंगे। ईसीजी के बारे में भी जानते होंगे। ईसीजी कार्डियोलॉजी के लिए होता है, हृदय के लिए होता है, जबकि ईईजी जो होता है वो आपका मस्तिष्क जांचने में ईईजी करवाया जाता है। अगर आपको ब्रेन में चोट लगेगा या कोई नर्व सिस्टम गड़बड़ हो गया ब्रेन का या कुछ प्रॉब्लम आया तो उस स्थिति में आपका ईईजी करवाया जाता है। और वही हार्ट संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपका ईसीजी करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? ईसीजी करवाया जाता है। तो ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। और मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला ये क्या है? ईईजी क्या है? यंत्र है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ था, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण। जब आपके शरीर में दर्द होता है तो एक लाइट है, विकिरण है, जिसका प्रयोग आपको दर्द के निवारण में भी किया जाता है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, जिसका प्रयोग आपको दर्द निवारण में भी किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशी के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है जो कि आपके शरीर को रिलैक्स कर देता है, आपके मांसपेशी को। तो इंफ्रारेड याद रखिएगा, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त किरण। क्या बोला जाता है? अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण याद रखिएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है? तो देखिए जीव में जो परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो वो कई बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो जैसा वायुमंडल रहता है उसके हिसाब से मनुष्य जो अंग का प्रयोग ज्यादा करता है वो वहां पर कह सकते हैं उसका यूज, जैसे जेब्रा है या जिराफ है, तो जिस परिवेश में रहता है, तो जैसे देखिए जिराफ का गर्दन ऊंचा होता है क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ के जो टहनी है पत्तों को खा सके इजिली और अपने को सर्वाइव कर सके। तो जो विविधता आपको जीवों में दिखेगा, तरह तरह के कीड़े मकोड़े आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये प्रकृति
वर्णवाद के सिद्धांत के तहत जो है उनका उत्परिवर्तन भी होता है और धरातल पे वही जीव एग्जिस्ट कर पाते हैं जो अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जो ठंड मुल्क के कुत्ते होंगे उनमें बाल बड़ा बड़ा होगा। कुत्ता को देखे जो कि रसिया का होगा या यूरोपियन कंट्री का होगा, उसके बाल बड़े बड़े होंगे। या कोई भी जानवर है जो ठंड मुल्क में रहे उसको बाल बड़े बड़े होंगे, जो गर्म मुल्क है उसके बाल कम होंगे। क्यों होता है? तो उसमें विविधता क्यों आई? तो उसमें उस पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए उसमें परिवर्तन आता है। तो वही उत्परिवर्तन जब भी होगा, ठीक है, तो वहां पे अत्यधिक विविधता आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो डार्विनवाद का ये सिद्धांत है, बस इतना समझिए आप लोग। ठीक है, बाकी पढ़िएगा अच्छे से, तो बहुत कुछ जानकारी का चीज है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मटर के दाने पे जो उसने प्रयोग किया था। तो लैंगिक जनन, वो किस पे सिद्धांत पे आधारित है मेंडल का? तो लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आपका मेंडल का अनुवांशिकता, जो आपको पता होगा, जिसका एक बैगनी कलर का कली होता है मटर का, एक होता है येलो कलर का। ठीक है, तो इस तरीका से उसने बताया था। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी उनको पता होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन पे आधारित होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सर का सब वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा है। सर का मैथ भाग का नोट्स है, मैथ भाग का नोट्स। मैथ मेरा वीक है सर। मैथ वीक है तो सारा वीडियो कंटेंट भरा हुआ देखिए। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट देते रहिए, सब लोग टेस्ट दीजिए, देखिए टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, अभी तो दीपावली का भी अब त्योहार आ गया, अब आप लोग को छठ आएगा, सब लोग उसी में व्यस्त रहिएगा अभी 5-6 दिन। ठीक है, तो मैं आप लोग को बोलूंगा नहीं कि देखिए पर्व त्योहार भी जरूरी है जीवन में, सब कुछ तो है ही, लेकिन पढ़ाई भी अगर हो सके तो 1-2 घंटा कीजिएगा। कंटेंट में आपको ये नहीं है कि आपको पढ़ाना मुझे पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस का भी हमने वीडियो जो मैंने खोजा मिल गया, मेरे पास था, जो कि पुरानी क्लास में हमने लिया था, वो भी मैंने डाल दिया है। मैथ के भी बहुत सारे वीडियो को, फिर हिंदी का जो वीडियो है, हिंदी भी कई लोग लिखते रहते थे सर हिंदी हिंदी, हिंदी का भी बहुत सारा पुराना वीडियो जो हमने पिछली बार पढ़ाया था वो सब डाल दिया, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। जितना कंटेंट में पढ़ा हुआ वीडियो है उसको अच्छे से आंख बंद करके देखिए, घटना चक्र प्रीवियस पढ़िए, मैथ को थोड़ा मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इससे ज्यादा ना कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ना पढ़ाया होगा। ठीक है, और ना ही इतना डायरेक्शन सही किसी को पता होगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, सारा कुछ डाला हुआ, पॉलिटिकल साइंस का भी मटेरियल उसमें डाला हुआ है। टेस्ट तो 12 दिए हैं और डालेंगे, 3 टेस्ट और बचे हुए हैं आपके, 15 टेस्ट हम आपको डालेंगे, तो सब टेस्ट दीजिए, टेस्ट देते रहिए। और भी जो पार्ट टेस्ट है वो जो है वो भी आप लोग देते रहिए। पिछले बार जो सोशल साइंस के भी टेस्ट हुए तो वो भी मैं आपको डाल देता हूं सारा, वो सब भी आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हम डाल देते हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ क्या लिखें, इकोनॉमिक्स का तो डाला हुआ है। देखिए जो समझने वाला चीज है वो हमने आपको पढ़ा दिया। अब कहिएगा इकोनॉमिक्स का क्या होता है ना, कि बहुत सारा टॉपिक आपका करेंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, तो वो आपको खुद ही पढ़ना होगा, आप किसी टीचर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। अगर बोलता है ठगेगा आपको। ठीक है, वो पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वो देखिए वो पढ़ाएगा तो फिर वो स्टैटिक चीज और इतना कम टाइम में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, स्पेशल हिस्ट्री पेपर 2 जितना डाल दिए हैं, ठीक है, वो सफिशियंट है। और आपका हिस्ट्री का हम डालेंगे टेस्ट। हिस्ट्री देखिए सभी सब्जेक्ट का जो अलग अलग 10+2 का है, खास करके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है, ये हम आपको डाल देंगे। 9th-10th वाले जो भी है पॉलिटी उलिटी अपना सब देखते रहिए, और 6 to 8 वाला भी टेस्ट लगाइए, वो भी आपके फायदा कारक के लिए ही है, फायदा ही करेगा। हाँ, इसके बाद जो है ये बायोलॉजी आज कंप्लीट होता है ना, तो परसों से आपका जो है वही करवा देंगे, आपका जो ज्योग्राफी है वही करवा देंगे।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी मेरे दिमाग में है, ज्योग्राफी ही करवाएंगे इसके बाद। और बहुत सारा वीडियो हमने नया डाला है कंटेंट में, ज्योग्राफी वाला ऑब्जेक्टिव सेशन वगैरह जो लिए हैं वो सब भी आप लोग देखिएगा अच्छे से, ठीक है, उसमें डाल दिया गया है। चलिए अब देखिए डीएनए की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन कई लोग जेम्स वाटसन एवं क्रिक मार करके आ जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए की खोज इसने नहीं किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, याद रखिए। कई बार लोग इसको मार करके आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई और खोज करता है, उसका क्या नाम है? देखिए यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं क्रिक, MHF विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे के विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था कि उसका स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से आप देखते होंगे डीएनए का रहता है, ये स्ट्रक्चर के बारे में वो उन्होंने बताया था। जबकि डीएनए का खोज स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने कर दिया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिस्चर इसके वास्तविक खोज करता है डीएनए के। वाटसन एवं क्रिक पे मार के खुश मत हो जाइएगा, जान लीजिए वाटसन और क्रिक जो उसका स्ट्रक्चर है डीएनए का, इस तरीका से आप देखते होंगे स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके बारे में उसने बताया था, ठीक है, एक्सरे का प्रयोग करके, याद रखिएगा बस। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, ठीक है, किसके माध्यम से जो है आपका लक्षण जाता है? तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था, ठीक है, तो डीएनए के माध्यम से जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा डीएनए। डीएनए आपका आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है, और डीएनए एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रोटीन ही होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में जमा होगा? तो याद रखिएगा जो आपका लीवर है या मांसपेशी है उसमें जो ऊर्जा जो जमा हो जाता है जब आप एक्स्ट्रा फैट लेते हैं, वसा लेते हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में वह बदल के जमा हो जाता है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन। और जितने भी वसा है, फैट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, सब पच करके ग्लाइकोजन ही बन जाता है और वो आपका लीवर में यकृत में जमा हो जाता है। चलिए मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो इतना जानिए मानव शरीर का लगभग 70% पार्ट, ऐसे 60 से 70 लिखा रहेगा, 60 से 70% पार्ट जो होता है वाटर होता है। तो यह चूंकि एक ही ऑप्शन यहाँ मिल रहा है उसके नजदीक, इसीलिए 70% आप डाल दीजिएगा, ठीक है, लगभग 70% आपका मानव शरीर में पानी ही होता है, 60 से 70 के बीच में। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे विटामिन के, जब विटामिन पढ़ाया था हमने कंटेंट में होगा तो उसमें बताया था कि विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, और जिसमें विटामिन के नहीं बनता है शरीर में तो हेमोफीलिया रोग हो जाएगा, थक्का बनेगा ही नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यही है विटामिन के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अगोकैल्सिफेरॉल, ठीक है, देखिए कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, कैल्शियम से जुड़ा हुआ विटामिन डी ही होगा, लेकिन अब ऑप्शन क्या क्या, D3 भी है, D2 भी है। तो याद रखिएगा जो अर्गो कैल्सिफेरॉल जो होता है वो विटामिन D2 होता है। और आपको पता होगा विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स आपका सनलाइट होता है, और वो भी मॉर्निंग के टाइम पे जब आप सनलाइट लेते हैं तो वो आपके शरीर में विटामिन डी की को बना देता है मांसपेशी के नीचे, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा फूड्स होता नहीं जिससे मेन रूप से आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके पचने के बाद आपके मांसपेशी में उस निर्माण होता है सूरज के प्रकाश में ही। मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होगा? तो ये आपका लीवर में ही जाके भंडारित होता है, यकृत में, ठीक है, याद रखिएगा मानव शरीर के यकृत में ही विटामिन ए काफी मात्रा में संचित रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मानव शरीर के किस भाग में या कहां पे विटामिन ए भंडारित रहता है? तो यकृत में, याद रखिएगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, ठीक है, जीरोथेल्मिया,
टोकोफेरॉल, बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से आपको पता होगा बेरी बेरी होता है, तो विटामिन बी टोकोफेरॉल नहीं होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। रथ पर एक टॉफी हमने बताया था आपको ट्रिक, थायमीन में विटामिन बी होगा, रथ पर एक टॉफी जब हमने बताया था विटामिन के बारे में, ठीक है। फिलिक्विनोन देखिए ए होता है, उसके बाद बी होता है, डी होता है, रथ पर एक ए फॉर सी होता है, सॉरी क फॉर डी होता है, टॉ फॉर टोकोफेरॉल ई होता है, और फेलिक्विनोन के होता है, ठीक है। तो इस तरीका से ए बी सी डी, रथ एक टॉफी या रथ पर एक टॉफी, इस तरीका से। रेटिनॉल हो गया, विटामिन ए, जीरो एप्थेल्मिया हो गया, ये आंख से संबंधित, बेरी बेरी थायमीन से हो गया। सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया विटामिन डी से संबंधित। उसके बाद टोकोफेरॉल हो गया विटामिन ई से संबंधित, जो बांझपन से होता है, के ब्लड वाला जो अभी बताया हमने, थक्का जमना, फेलोक्यूनन। तो इस तरीका से हमने आपको याद करवाया था। तो बेरी बेरी विटामिन बी और ये थायमीन हो जाती है, ये तो आपका गलत है। टोकोफेरॉल टॉफी ई रहता, और उसमें आपका खास करके जो बांझपन, ठीक है, बच्चे ना होना, उस स्थिति में आपका विटामिन ई कारक होता है, उसकी कमी से होता है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और हमने पीडीएफ भी आपको दे दिया है, ठीक है। क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो फिर आपका ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि हमने डेली टारगेट लिया है कम से कम 50 क्वेश्चन आपको समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में जो पढ़ाना था, जो समझाना था, हमने समझा ही रखा है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? विटामिन बी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई अकरा हुआ गेहूं अंकुर तेल, ये बिल्कुल सही है। जब बांझपन होगा तो डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, या जो भी महिला है तो उनको खास करके वो कहेगा गेहूं अकरा के खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन डी जो है, ये आपका तेल में होता है, लीवर कॉर्ड ऑयल में होता है विटामिन डी। विटामिन के अल्फा अल्फा, ठीक है। विटामिन बी संतरा में जो है, ये दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया एक से अधिक, ठीक है। सुमेलित नहीं है, तो विटामिन बी भी सुमेलित नहीं है, और के भी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक से अधिक वहां पे हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट जो होगा वो विटामिन बी में ही होगा, लेकिन विटामिन बी में भी B12 में आपका कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन B12 वृद्धि का कारक होता है, ठीक है। इसीलिए विटामिन बी जो है लेना चाहिए, खास करके B12, जो बीकोसुल वगैरह आप खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो उसकी कमी होती है, जो शरीर में जो कारक है B12 का, वो कमी होता है, तो आप अलग से जो है बीकोसुल वगैरह खा करके वो B12 भी पूरा करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे दूध में, पनीर में, मछली में, मांस में, ये सब में आपको रहता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त कितना आता है? तो टोटल शरीर का लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 लीटर, यानी 10%। जनरली मानव का जो वजन है, स्वस्थ मानव है 70 केजी मानिए, तो मैक्सिमम 7 लीटर तक ही जाएगा, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर याद रखिएगा। एक स्वस्थ वयस्क जो है, उसका जो रक्त का जो परिमाप होता है, वो आपका 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। वजन का 7 से 8% ही आपका, जनरली 70 किलो एक स्टैंडर्ड वजन माना गया है, ठीक है। चलिए, बोल बोल के मैं भी थक जाता हूं। आप लोग उम्मीद करते हैं फॉर्म डाल लिए होंगे, नहीं डाले, कल शुभ दिन है, दीपावली का दिन है, डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए हार्मोन्स क्या होता है कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उससे निकलता है, डीएनए आपका निकलता नहीं। ऑलरेडी क्या होता है कि डीएनए आपका जो आप जो भोजन लेते हैं ना, तो उससे जो बनता जीन हुआ एक प्रकार का। हार्मोन्स क्या होता है कि आपके शरीर को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करेगा, आपका जो है जैसे आपकी लंबाई है, आपका कलर हो गया, ठीक है। तो ये जैसे महिला का गुण है, महिलाओं के अंदर हो जाता है, पुरुष वाला गुण पुरुषों के अंदर, तो वहां पे जो है आपका हार्मोन्स डिपेंड करता है, हार्मोन काम करता है, ठीक है।
लेकिन डीएनए क्या है कि डीएनए एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये बस जेनेटिकली आपको जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके गुण को पहुंचाता है। डीएनए एक प्रकार का कह सकते हैं प्रोटीन है, ऐसे हार्मोन्स भी प्रोटीन का ही अवयव होता है, ठीक है। लेकिन दोनों की उत्पत्ति और दोनों के काम करने में अंतर होता है। हार्मोन्स कोई भी क्रिया आपके शरीर में है उसको एक्टिव करता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है आपका जितना भी हार्मोन है। सर मैं कल तीनों पेपर फॉर्म भर कर आए, बहुत अच्छा, सब पेपर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस का लाइव क्लास तो पूरा हो रखा है, कंप्लीट करवा रखे हैं। उसमें पॉलिटी में आप देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का सारा जो है आपका करवा रखे हैं। क्योंकि हो रखा है तो एक ही चीज को बार बार टाइम में वेस्ट करना, मुझे लगता है कि वो चीज जब हमने कंटेंट में आपको दे ही रखा है वही चीज फिर आपको पढ़ाना है, वही फिल्म आपको दिखाना है, उससे अच्छा जो बना हुआ है उसी को आप लोग देख लीजिए। कोई टॉपिक हमने बोला कोई कमी आपको लगे कि कोई टॉपिक नहीं हो रखा है तो वो आप बताइएगा, तो मैं आपको फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऑलरेडी अब देखिए, जैसे अभी हमने शुरुआत किया था इसे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सब में वही चीज है। हर एक बार मैं पढ़ाऊंगा तो वही चीज पढ़ाऊंगा, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो हमने आपको डाल दिया है। उससे अच्छा हम सोच रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव सेशन ले लें, ठीक है। इसीलिए तो लाइव के चक्कर में मत रहिए। लाइव आपको बार बार मैं कितना आते रहूंगा हर एक चीज, अब लाइव लेंगे तो 3 महीना लग जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस थोड़े आपको 1 महीना में होगा, कभी नहीं होगा। तो ये रिकॉर्डेड सेशन से ही संभव है। और आपके पास ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में आपका कंटेंट है, उसमें ऑलरेडी 35-40 वीडियो होंगे, आप देखिए, ठीक है। उसको अच्छे से देख लीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप परीक्षा दीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिए कि उससे बाहर है कि वही सब क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रहेगा तो बना ही लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और जो जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां हमने कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। बाकी बहुत सारा टॉपिक है रटने वाला है, उसको हम क्या कॉन्सेप्ट दे, उसमें पढ़ाने का चीज देखिए सब कुछ नहीं होता। जीके जीएस में करंट अफेयर्स वगैरह क्या है कि आप उसको देखिए बस, क्या घटना घटित हुआ, कहाँ क्या हुआ, उसमें क्या कोई समझाए, थोड़ा बहुत जो समझाने वाला वो समझा देंगे लास्ट में। इसीलिए बहुत सारा टॉपिक होगा जो आप खुद ही उसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी जहां भी मुझे लगा है कि आपको कॉन्सेप्ट का जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट देना चाहिए, तो उस जगह पे हमने आपको दिया है। इसीलिए परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। कंटेंट में पड़े हुए सारे वीडियो का आप देख के जाइए, टेस्ट लगा के जाइए। रिजल्ट नहीं बने तो आके हमको बोलिए, मुंह पे बोलिए, सर आपने पढ़ाया और हमने पढ़ा और हमारा रिजल्ट नहीं बना। आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जो ऐसे बोला, ठीक है। हाँ, जब से पहली बार जब टीआरई 1 फेज हुआ था तो निकले थे कुछ लोग, तो बोल रहे थे सर क्वेश्चन नहीं लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि क्वेश्चन लड़ा था, सेम टू सेम नहीं लड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट वही था। तो बाद में बोल रहे थे सर उस समय जो कम बनाए थे 50-60 ही बना था सही, तो हमको थोड़ा सा ये हो गया था कि नहीं लड़ा, लेकिन क्वेश्चन सर वही सब था, बस उसका रूप चेंज हो गया था और 50-60 पे हो गया उनका, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं लड़ेगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इस पूरे देश में जितने भी कोचिंग संस्थान पढ़ा रहे हैं किसी का क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, ठीक है। अगर लड़ेगा तो सबसे ज्यादा मेरा ही क्लास नोट्स और मेरा ही वीडियोस लड़ेगा, इस बात का भी फुल गारंटी मैं आपको हर हमेशा देने के लिए तैयार। नहीं तो अगर कोई बोलता है तो हमको सबूत दे, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। कितना क्वेश्चन लड़ा है, ठीक है, बोलने के लिए कोई कुछ बोल दे वो अलग बात है, लेकिन मैं विद सबूत आपको दे दूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो में है, यहाँ पे हमने यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया, ठीक है। वो जब आप एग्जाम देंगे फिर पता देगा। अभी जितना कह रहे उतना करते रहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही होता है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करेगा, प्रकृति चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर है तो आप बना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। हाँ, जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वह आरएच फैक्टर भी आपका देखता है। ऐसे भारत के 90% लोग का आरएच फैक्टर जो है वो सेम ही है, 10% लोग का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएच फैक्टर भी देखा जाता है आपका, जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाइएगा आरएच फैक्टर भी आपका देखा जाता है। रक्त आधान आरएच फैक्टर कारक का भी, और ब्लड में ये सब के बारे में हमने अच्छे से बताया हुआ है, आप देखिएगा। आरएच कारक की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी, आरएच फैक्टर, ठीक है। तो आरएच फैक्टर भी मिलना चाहिए,
नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में आपका ब्लड, अगर आपको दूसरा RH निगेटिव वाला दे दिया तो उस स्थिति में जो है पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इनमें से रक्त दाब का मात्रक कौन सा है? तो ये तो बार बार एस्फेगमोमेनोमीटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कितना होना चाहिए? 120/80। याद रखिएगा, 120 ज्यादा वाला पहले और न्यूनतम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना। जहां 130 चल गया तो हाई प्रेशर हो गया, 80 से कम चला गया तो लो प्रेशर हो गया। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गुस्सा होता है तो नहीं बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई चल रहा, ठीक है। कई लोग का लो हो जाता है, ठीक है, तो वो भी खराबी है। 80 से कम भी नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर चक्कर आएगा, घुर्मी आएगा, गिर जाइएगा, कमजोरी महसूस होगा। महिलाओं को लो प्रेशर जनरली होगा और पुरुष वर्ग का जनरली हाई प्रेशर होता है गुस्सा में, ठीक है। तो ये क्या होता है, 120 से ज्यादा उसका जो है चाप बढ़ जाता है, धमनी का रक्तदाब जो होता है, ये इसके बीच में होना चाहिए। 120 मैक्सिमम, 80 न्यूनतम होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। जनरली इतना ही होता है स्वस्थ मानव। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। वृक्क से प्रति मिनट औसत जो किडनी होता है उससे रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1200 सीसी होता है, ठीक है। 1200 या 1200 सीसी याद रखिएगा। इतना ही आपका औसत रक्त प्रवाह प्रति मिनट आपका होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का इंसुलिन क्या है? प्रोटीन ही होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, जो कि आपके भोजन को पचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, ठीक है, इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन क्या है? महिला हार्मोन ही है, जो कि महिलाओं के अंदर महिला वाला गुण जो होता है वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है, ठीक है। और एंड्रोजन होता है पुरुष के, ठीक है। जैसे महिलाओं के अंदर स्तन, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय, योनि या इत्यादि जो का विकास होता है महिलाओं के अंदर, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन ही डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका महिलाओं के अंदर महिलाओं वाला जो गुण आता है, ठीक है, और इसी में अगर नहीं एस्ट्रोजन बना तो उस स्थिति में कई महिलाओं का गुण पुरुषों के भांति भी हो जाता है, ठीक है, और कई पुरुषों का गुण महिलाओं वाला भी हो जाता है। तो ये हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन ये एक प्रकार का कह सकते हैं हार्मोन है, जो कि महिलाओं को जो कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। किसी भी मादा जो भी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पुरुष हो, सॉरी चाहे महिला हो, तो उस स्थिति में ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है वही यहाँ पे दुग्ध स्राव में भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, गाय भैंस हो सब में वही आपका ऑक्सीटॉक्सिन, कई बार आप सुनते होंगे कि जानवर को, गाय को, खास करके गाय भैंस को ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दे करके दूध दुहा जाता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा दूध होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिकली जनरली आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? ठीक है, तो जो थायराइड ग्रंथि होता है उसी में आपका आयोडीन होता है। और आपको पता होगा आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, और घेंगा में क्या होता है? थायराइड जो होता है, थायराइड गला में ही होता है, तो वो बढ़ जाता है। आपको पता होगा घेंगा रोग, ठीक है, गलगंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है। जो आप नमक खाते हैं, जो घरेलू जो यूज करते हैं टाटा, या उसमें आयोडीन रहता है। तो समुद्री जीव जो होते हैं उसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें थायरोक्सिन मिली होती है। आयोडीन में क्या मिला होता है? थायरोक्सिन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरोक्सिन में आपका हार्मोन जो आयोडीन मिला होता है, ठीक है। TSH हार्मोन भी इसको कहते हैं। टी फॉर थायराइड याद रखिए, TSH हार्मोन, ठीक है। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में होता है। सबसे कह सकते हैं कि छोटी ग्रंथि है, और मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। सब ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम पीयूष ग्रंथि ही करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है।
जो कि एक छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, दोनों एक ही का नाम। प्रकाश संश्लेषण होता है, कहां पे होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्ते सूरज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भोजन तैयार करते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जब सूरज का प्रकाश मिलता है तभी यह आपका भोजन तैयार होगा, क्योंकि लाइट में ही यह भोजन बनाता है। तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो हरे पत्तियां होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो भोजन बनाने में वही हरी पत्तियां जो होती है पौधे का, वो भूमिका निभाती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसको कि पर्णहरित भी कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का सहोत्पाद क्या है? जब भी देखिए, पेड़ पौधा जो है ना, रात को आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, जान लीजिए। आपको लगता होगा कि हर हमेशा पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है। रात्रि में पेड़ पौधा भी CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और पुरानी कहानी भी होती है कि बड़े बड़े पेड़ के नीचे जो है भूत रहता है। भूत नहीं रहता है। अगर आप वहां सोइएगा तो आपको अकबका सा महसूस होगा, क्योंकि रात को जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि दम घुट रहा है। ठीक है। तो इस स्थिति में लोगों को लगता था कि भूत रहता है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो अगर आप रात्रि में वहां पे रहेंगे तो आपको अकबकाहट सी महसूस होगी। ठीक है। तो ऐसा रात्रि में होता है। ठीक है। लेकिन दिन में जो होता है, दिन में चूंकि ये उस समय सूरज की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे लेते हैं, तो कार्बन का यूज ये लोग भोजन बनाने में कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या? O2 है, ऑक्सीजन गैस, जो कि हम आप जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रख लेते हैं। लेते तो पूरा गैस ही है, ऐसा तो नहीं है कोई मशीन लगा हुआ है कि आपका ऑक्सीजन ही अंदर जाता सब है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन आपके शरीर में रह जाता है और बाद बाकी जो अन्य गैस है वो निकल जाता है। बस ये होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेते तो सारे गैस हैं, लेकिन शरीर को जरूरत है ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन छांट के निकाल लेता है और बाद बाकी गैस को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरत नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों को तो भोजन कौन देगा? उसको तो गेहूं चावल आटा रोटी या कोई तो उसको बना के दे नहीं रहा है। तो वो वायुमंडल से ही जो गैस लेता है उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन को वो भोजन के रूप में ले लेता है और ऑक्सीजन को निकाल देता है। ठीक है। तो यही है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, आप लोग को पता होगा ये आपका। अब सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है कहां पे? तो सौर ऊर्जा जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में ही एटीपी में बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। कोशिका को शक्ति प्रदान होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन बनता है, तो शक्ति वहीं से उसको मिलेगा। ठीक है। कहां से मिलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका हमने पढ़ा रखा है, आप कंटेंट में वीडियो देखिएगा, मिलेगा आपको। सेल कोशिका के बारे में अच्छे से हमने क्लास लिया था। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो होता है वो आपका बीज जो होता है, बीज होता है उसी में, आपका पौधे में भ्रूण बीज में ही रहता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। ठीक है। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा यहां पर कैलोरेमेफिनिकॉल ये भी है और आपका सल्फागुआनिडीन ये भी है। ठीक है। ये दोनों आपके क्या हैं? तो प्रतिजैविक एजेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से। टाइफाइड और कोलेरा विशिष्ट उदाहरण, ये भी बीमारी है टाइफाइड कोलेरा। ये टाइफाइड अभी आपको बहुत ज्यादा चला हुआ था कुछ दिन पहले, टाइफाइड डेंगू ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एक प्रकार से यह क्या है? जलजन्य रोग है और यह गंदगी, गंदे पानी से ही फैलता है, टाइफाइड और कोलेरा, याद रखिएगा। ठीक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा जो आपका लीवर होता है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, यकृत, वही आपका प्रभावित होता है।
मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए, चाहे आरबीसी हो, चाहे आपका व्हाइट ब्लड सेल हो। देखिए, लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट होता है, ठीक है, और दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ठीक है, तो अस्थि मज्जा होना चाहिए। निर्माण मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए यहां क्या लिखा है, थोड़ा देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस, ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण। अच्छा, स्प्लीन भी ऑप्शन दे रखा है क्या? हाँ, इसी को तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन को, ठीक है। इसीलिए चूंकि चाहे आरबीसी हो, चाहे आपका डब्ल्यूबीसी हो, व्हाइट ब्लड से हो, दोनों अस्थि मज्जा और आपका प्लीहा में बनता है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन दे दिया है। अब तिल्ली कोई लोग जानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको फंसाने का प्रयास किया। तो तिल्ली और अस्थि मज्जा, जो प्लीहा होता है उसी को हिंदी में स्प्लीन, इंग्लिश में बोला जाता है प्लीहा, ठीक है, हिंदी में, और उसी को तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्प्लीन या आपका अस्थि मज्जा जो बोन मेरो होता है उसी में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी वहीं बनता है। ओकोजीन संबंधित है, तो एक प्रकार से ओकोजीन जो है कैंसर से संबंधित होता है। कर्क रोग, कैंसर को ही कहा जाता है कर्क रोग, ठीक है। तो ओकोजीन जो है आपका, ओंकोजीन, वो आपका असामान्य जीन है जो कि शरीर में कोई भी कह सकते हैं प्रक्रिया, जो भी क्रिया हो रहा है उसका स्पीड बढ़ा देगा, या जैसे शरीर में उस त्वचा का या जो भी मांसपेशी है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि असामान्य जीन है, और इसी कारण से आपका कैंसर होता है, ठीक है। तो ओकोजीन एक प्रकार का क्या है, कर्क रोग से संबंधित है। अब देखिए, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया, एक हमने बताया था ल्यूकेपेनिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि खून जो है डब्ल्यूबीसी घट जाएगा, नहीं बनेगा। एक होगा कि खूब बनने लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बनने लगेगा डब्ल्यूबीसी, तब भी आपको क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर। तो रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया जो है, जिसमें बढ़ने लगता है डब्ल्यूबीसी, रोकथाम का प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है, तो उसमें आपका कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131, फास्फोरस 32, ठीक है। तो फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 ल्यूकेमिया में प्रयोग किया जाता है, और ल्यूकोपेनिया में ये किया जाता है। तो ये दो हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, ये सॉरी ये नहीं बोलिएगा, फास्फोरस 32 और आपका कोबाल्ट 60, ये आपको ल्यूकेमिया में प्रयोग किया जाता है। एक होता है ल्यूकोपेनिया जिसमें घट जाता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या होगा, घट जाएगा, उसको ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। एक होता है ल्यूकेमिया जिसमें बढ़ता है, तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का यहां पे प्रयोग किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है? देखिए, तंबाकू उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उपचार कर सकता है, नहीं करेगा। एल्कोहल, अब देखिए और भी ऑप्शन होगा, खास करके इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि ये दोनों काम करता होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आयनीय विकिरण, यही ये उपचार में भी प्रयोग होता है, और अगर यह जो है ज्यादा आपके शरीर को कोशिकाओं को मिलेगा आयनीय विकिरण, तो वहां पे कैंसर भी हो जाता है। तो ओजोन छिद्र बचाते, इसीलिए ओजोन जो है आपका, ओजोन लेयर वायुमंडल का O3 वाला, इसलिए बचाया जा रहा है कि वो जो परावैंगनी किरणें हैं सूरज का, वो आपके शरीर तक नहीं पहुंचे, मानव या जीव जंतु तक नहीं पहुंचे, जिससे कि कैंसर रोग का कारक हो सकता है। तो आयनीय विकिरण क्या होता है कि कैंसर को रोकथाम में भी उपयोग किया जाएगा, और इससे कैंसर हो भी जाता है, ठीक है, ये भी बात तो याद रखिएगा, आयनीय विकिरण। बस हो गया, 50 क्वेश्चन आज रहने देते हैं, क्योंकि हम 50-50 का ही सेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते, देखिए जितना पढ़िए वो समझ के रखिएगा ना, तो आपका एग्जाम में बन जाएगा इजीली। ज्यादा पढ़ने से आप ज्यादा वहां नहीं बनाइएगा, और गलती बन जाता है, इसीलिए कम कम पढ़िए और अच्छे से, ठीक है। पीपल, तुलसी, बरगद हमेशा O2 देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोल दिया बरगद हमेशा जो है ऑक्सीजन ही देता है? कहीं लिखा हुआ है तो हमको भेज दीजिएगा, अंकित कुमार, पीपल, तुलसी, बरगद हमेशा ऑक्सीजन देता है, कहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन वो ग्रंथ वाला बात नहीं भेजिएगा, साहित्य वाला नहीं,
साइंस में कहीं लिखा हुआ होगा तो बताइएगा। पेड़ पौधे सबका एक ही लक्षण होता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्यों देगा। सबको भोजन बनाना है, सबके ऐसा थोड़ी होता है, जो भी जीव होता है सबके लिए बराबर ही रहता है, वो सब गुण सब में रहता है, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा इसलिए बरगद का पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये क्योंकि उसका साइज भी तो बड़ा होता है, ठीक है, ये मान सकते हैं ऑक्सीजन ज्यादा देता है। लेकिन आप कहिएगा 24 घंटा, और सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि भूत प्रेत पीपल और बरगद के पेड़ पर ही रहता है। गांव देहात में कहावत है, ठीक है, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, ठीक है। कंटेंट में सोशल साइंस में आपके 10+2 का जो भी हिस्ट्री का आप लोग, जैसे आप लोग को लगता होगा कि 6 to 8 भी बैच कंबाइंड है या 9-10, तो आप लोग परेशान ज्यादा मत हुए। जो आपको कंटेंट में हिस्ट्री डाला हुआ है वो 1 to 5 के लिए भी है, 9-10 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, और 11-12 के लिए भी है। और इतना जान लीजिए, जितना आप अप में जाइएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स का आपको लड़ेगा, क्योंकि वहां ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होइएगा कि सर यही चीज 6 to 8 में दिए तो हमारा अलग होगा, कोई अलग नहीं है। बीपीएससी का किसी एग्जाम में बैठिए, चाहे प्रशासनिक सेवा में बैठिए, चाहे टीचर वाला में बैठिए, चाहे अगर कोई और भी एग्जाम ले रहा है बीपीएससी, ठीक है, सब में क्वेश्चन का लेवल एक ही रहता है। भूत हमने नहीं देखा है, आप लोग इतना उम्र हो गया अभी तक तो हमको कहीं दिखा नहीं है। अगर आप लोग को दिखे तो फोटो खींच के हमको जरूर भेजिएगा, हम भी देखना चाहेंगे। अरे बॉडी सब नाटक करता है, खास करके महिलाओं को ये सब बीमारी होता है, हमने कई बार चर्चा भी किया है। अगर आपके शरीर में ब्लड कमी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप घट जाएगा, तो ये सब बीमारी होता है। भगत के यहाँ जाते हैं, वो क्या करता है कि आपको जोर जोर से मारना शुरू करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है, जो डीएक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो कई सारा बात है जो कि आप साइंस ही रहता है, वो वास्तव में भूत नहीं होता है, बल्कि कहने का अर्थ है कि जब आपका मानसिक रूप से ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके शरीर में सही से नहीं हो रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है आपके शरीर के पार्ट पुर्जा जो भी हैं, चाहे ब्रेन हो चाहे वो सही से काम नहीं कर रहा होता। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि कमजोर लोग, जनरली आप देखिएगा कि ये भूत प्रेत वाला शिकायत महिलाओं को होगा। कभी आपने सुना ये डॉक्टर साहब को आज भूत आ गया शरीर पे, इंजीनियर साहब को भूत आ गया, या कोई अधिकारी को भूत आ गया शरीर पे? आप क्या सुनते, इस महिला को आ गया, ये जो है ये भगत जी को ये भूत आ गया। तो वो सब नाटक रहता है मैक्सिमम पार्ट में, और सेकेंडरी बीमारी है, मानसिक रूप से भी बीमारी रहता है बहुत लोग को जो कि नाटक करते हैं। और तीसरा जो है आपका शरीर में वीकनेस, प्रोटीन विटामिन की कमी, और बहुत तरह का नर्वस सिस्टम का सही से काम ना करना, ये सब होता है, ठीक है। एनर्जी है, ठीक है, आत्मा। जैसे हम लोग अभी तक जो भी अनुभव किए हैं या पढ़ाई करते हैं, जो भी किताब, जो भी साहित्यिक ग्रंथ है, या जो भी हमारे गौतम बुद्ध हैं, चाहे जैन धर्म है, तो उसमें आत्मा को माना गया। और आत्मा है, आत्मा को इन द सेंस आप ये कह सकते हैं वो एक एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आइंस्टीन का भी लॉ है, एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो एनर्जी हमारे अंदर है, आपके अंदर है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तो है, ये सभी धर्म में भी है। और आप कुल निष्कर्ष भी कहता है कि आपका जो आत्मा है, जिसको आप सोल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका एक प्रकार का एनर्जी है। जब तक आपके शरीर में वो रहता है तब तक आप सब काम करते हैं। जब यह दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये शरीर वो छोड़ देता है। ये बात हर एक धर्म में बताया गया है। हर एक आप देखिएगा, चाहे हिंदू हो चाहे इस्लाम हो, चाहे हर एक जगह आपको इस तरीका का कॉन्सेप्ट, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, तो वहां दिखता है। लेकिन ये भूत प्रेत वाला जो चक्कर जो है ना, हाँ, निगेटिव एनर्जी होगा, उसी को आप भूत कह दीजिए, ठीक है, वो अलग बात है। पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, इसको आप ऊर्जा कह सकते हैं। वो हर एक जगह है, चूंकि ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं,
मोमबत्ती देके जंतर, तो आप ठगाते क्यों हैं? ठगेगा ही। देखिए उसका भी रोजी रोटी की बात है। तो क्या सर सब कहानी बिल्कुल झूठ नहीं है, वो सारा सही है। देखिए क्या होता है कि हम भगवान किसको बनाते, देवता किसको बना, जो अच्छे कर्म करते हैं उसको देवता बना लेते हैं। अभी भी अभी क्या है, आपको बहुत जगह सचिन तेंदुलकर का जो है मूर्ति का पूजा करने लगते लोग, कई लोग विराट कोहली को पूजा करने लगते हैं। तो आगे चल करके अगर वो उससे जुड़े रह गए तो वो उसी को देवता मान बैठेंगे, उसके खानदान के हमारे पूर्वज इसकी पूजा कर रहे थे तो हम भी करें। तो सच्चाई ये होता है कि अगर मान के चलिए जो राम है, श्री राम है, तो हो सकता है कि कभी श्री राम नाम का मानव इस धरती पे हुआ जिसने कि एक अच्छा काम किया और उन्होंने जो है समाज को या एक राजा के अच्छे राजा के रूप में उन्होंने काम किया होगा। तो आगे चल करके लोग उनको देवता बना लिए, एक युग पुरुष बना लिए, पुरुषोत्तम मान लिए। तो आगे चल करके उनकी पीढ़ी भी मानने लगी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। देवता और दानव अभी भी राक्षस हैं, अभी भी कई लोग जो है राक्षस प्रवृत्ति के हैं और देवता प्रवृत्ति के भी हैं। आप समाज में भी देखिएगा, बस उसका क्या है, कन्वर्जन हुआ, देवता दानव उसी को बोलते हैं। सकारात्मक नकारात्मक व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास बैठिए तो आपको हर हमेशा निगेटिव थॉट आएगा, वो हमेशा निगेटिव बोलेगा। अभी बैठिएगा तो कहेगा बीपीएससी नहीं होगा, बहुत टफ है, ये होगा वो होगा। पॉजिटिव आदमी के पास बैठिएगा तो आपका बोलेगा एकदम निश्चित हो जाएगा, पढ़िए, फॉर्म डालिए, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। तो यही हो गया, देवता दानव हो गया, जो आपको नकारात्मक की ओर ले गया, जो निगेटिव एनर्जी की ओर कन्वर्ट कर दिया आपके पॉजिटिवनेस को। जब आप बार बार कोई चीज नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक हो जाता है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो सिंपल सी बात, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी आपको निगेटिव, तो किसी भी चीज को लेकर के कोई भी काम करने जाते हैं तो नकारात्मक सोचिए ही नहीं, ठीक है। हाँ, राक्षस लोग, नेता लोग, ये सब तो नेता भी अच्छे अच्छे नेता भी हैं देश में, ठीक है। नितिन गडकरी भी नेता ही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राक्षस सबको आप कैसे कह सकते? तो हर एक मानव में दानव छिपा हुआ रहता है, जान लीजिए। मानव और दानव का गुण हर एक मानव में छिपा हुआ रहता है। तो अब वह किस समय आप मानव हैं, किस समय दानव की प्रवृत्ति रखते हैं, ये तो हर एक के अंदर गुण है, ठीक है। तो वो आप जैसा जिसकी ओर जाते हैं, जिस प्रकार से आप करते हैं, वैसा आपका जो होता है समाज में प्रतिष्ठा बनता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबके पीछे वही है। चलिए भूत प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, इसको मानिए, पॉजिटिव निगेटिव, नकारात्मक लोग, सकारात्मक लोग, ठीक है। नीतीश कुमार कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे नेता हैं और आज नीतीश कुमार के ही कारण आप जो है कह सकते हैं कि टीचर की तैयारी कर रहे हैं और टीचर बनिएगा। अगर कुछ उन्होंने गलती बस कुछ बोला, एज का भी प्रभाव होता है। आप भी जब उस एज में जाइएगा तो होता है ना, अभी भी गांव देहात में लोग बोलते हैं कि वृद्ध होता है तो भसिया रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक एज होता है ब्रेन का भी कि कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है। अगर कुछ एक स्टेज हो जाता है कि लोगों के अंदर वो उस तरह का कुछ बोल दिए तो उससे उससे अब उनका पूरा करा धरा जो है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो आपकी सोच है, ठीक है। और यहाँ देखिए विपक्षी पार्टी भी होता है जो कि हर हमेशा नकारात्मक ही होगा। जब साथ में रहता है वही पार्टी देखिएगा हर हमेशा कुछ भी घटना को पॉजिटिव लेगा। जब वह विरोधी हो जाता है तो कोई भी छोटा सा भी घटना को बड़ा रूप देने का काम करता है, ठीक है। तो इससे आप नीतीश कुमार जी को राक्षस या निगेटिव नहीं कह सकते हैं, ये सब गलत सोच है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज जो होता है पर्दे में रहे तो अच्छा है। तो ये यह कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको इस तरीका से सदन में या कुछ भी बोले, लेकिन काम के मामले में नीतीश कुमार का खास करके बिहार में, ठीक है, जोर नहीं है। इतना जान लीजिए, बहुत ज्यादा काम किए हैं बिहार के लिए। आगे अब जो भी देखिए, अब उम्र हो गया, उम्र का तकाजा होता है, एक सीमा हो जाता है, काम करने की क्षमता खत्म हो रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसको लेकर के उनके प्रति नकारात्मक सोच रखना भी सही बात नहीं है। और विरोधी पक्ष का तो काम ही होता है नकारात्मक बातों से जो है लोगों को सरकार के खिलाफ करना। ये सब आपका गलत सोच है। लोकतंत्र के कारण बहाली होता है, तो लोकतंत्र तो केंद्र में भी है, तो बहाली क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सरकार की जब तक इच्छा नहीं होगी, चुनाव के टाइम पे ही क्यों होता है बहाल, ठीक है। तो सरकार की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता। इसीलिए लोकतंत्र है तो बहाली होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोकतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बहाली होगा ही। मैक्सिमम जनता तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। मैक्सिमम जनता जो वोट देती है
उसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आप पढ़ रहे तो आपको चाहिए, युवा को चाहिए। बाद बाकी जो लोग हैं, जो लोग 35 साल के हो गए उनको थोड़े नौकरी चाहिए, 40 साल हो गया उनको थोड़े चाहिए, ठीक है। इसीलिए किसी के ये जो सोचिएगा कि लोकतंत्र है तो नौकरी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है नेताओं की। अगर वो चाहे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा भलाई हो तो वो हो सकता है, ठीक है। लोकतंत्र पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन नौकरी का जो है आपका कोई ये नहीं है। लालू यादव के समय में भी लोकतंत्र ही था, लेकिन एक लंबा पीरियड तक जो है सरकारी जॉब नहीं हुआ और उसी का परिणत है कि आप लोग को मौका मिल रहा है। अगर वही प्रत्येक वर्ष अगर टीचर की बहाली होती तो मुश्किल से 1500 सीट हर एक साल आता। तो जो इतने बड़े पैमाने पे लोग बन गए, अयोग्य लोग भी बन गए, तो वो नहीं बन पाते, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं कारण है इसके पीछे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हमने आपको जो आपने कहा उसको समझाने का प्रयास किया। बाकी ये हमारा मंतव्य है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, ठीक है। इस पे विरोधाभास करने की कोई बात है नहीं, आप अपनी सोच पे बरकरार रह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।